जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके बुक है उसी का हम सोल्यूशन कराने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री का क्लास हम 2 लेने वाले हैं। जो प्राचीन इतिहास अभी चल रहा है दोस्तों, क्लास 2 है दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी हो गया तो रेलवे एसएससी, मतलब हर एग्जाम के लिए थ्योरी पार्ट है दोस्तों, बुक है। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ तक दोस्तों हम पढ़ा दिए थे। आज देखिए ब्राह्मण साहित्य से क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग पार्ट 1 देख लेंगे वो ठीक है, क्लास 1 देख लिए ठीक है। अब क्लास 2 देखिए ब्राह्मण साहित्य के बारे में। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य की गई। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ अतः यज्ञ के विशेषों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। मतलब इसकी रचना वैदिक ग्रंथ, मतलब वैदिक साहित्यों से मिलती है। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ दोस्तों। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। यज्ञ का विषयों का प्रतिपादन करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। यह ऐत्रेय में राज अभिषेक नियम या प्रतिपादन का राजाओं का नाम दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शैल, कैकेयी, करू, पंचाल, कौशल, विदेही आदि राजाओं का नाम का उल्लेख है दोस्तों। अब देखिए वेद है दोस्तों। अब देखिए वेद क्या होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें उपनिषद है, इसमें उपवेद है दोस्तों। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद है, और यजुर्वेद के है धनुर्वेद है, सामवेद के गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसमें मुंडन, प्रश्न, मुंडप यह सब होता है दोस्तों। अब देखिए अरण्य साहित्य दोस्तों। अरण्य साहित्य है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इनकी रचना जंगलों या अरण्य में पढ़ने वाले जाने के कारण इन्हें अरण्य कहा जाता है। इनकी रचना दोस्तों जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण, मतलब यह जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इसे अरण्य कहा जाता है। पहले युग में दोस्तों गुरुकुल ज़्यादा करके जंगल में होते थे, इसलिए इसे अरण्य कहा जाता है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है दोस्तों। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसे दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान विषयों का वर्णन किया जाता है। अरण्य के कुल 7 होते हैं दोस्तों। अरण्य होते हैं, संख्यान होते हैं, तैत्तिरीय होते हैं, मैत्रेयन होते हैं, मध्य नंदनी होते हैं, तत्वकार होते हैं और छंदोग्य होते हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट है उपनिषद दोस्तों। उपनिषद एग्जाम में पूछा जाता है कि उपनिषद की संख्या कितने होते हैं? तो 108 होते हैं दोस्तों। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप, समीप यानी अष्टपूर्वक सदा बैठना, अर्थात दार्शनिक या रहस्यमय ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। मतलब गुरु के सामने जो ज्ञान लेता है उसे ही उपनिषद कहते हैं दोस्तों। इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों के अंतिम भाग हैं। यह वेदों का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचयिताएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद यश हैं, केन हैं, कंठ हैं, प्रश्न हैं, मुंडक हैं, मांडुक्य हैं, तैत्तिरीय हैं, ऐत्रेय हैं, छंदोय हैं, श्वेतांबर हैं, कौशितकी हैं, अवृद्ध वृद्ध नारायण है दोस्तों। शंकराचार्य ने आरंभिक दास उपनिषद की भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने आरंभिक दास उपनिषद की भाष्य लिखा है। कठोप उपनिषद में यम या नचिकेता का संवाद है। छंदोक उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशीला सिद्धांत या श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय वाक् सप्तमे जयति मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक् सप्तमे जयति मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबलो उपनिषद के 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टम मार्ग का उल्लेख है दोस्तों। वृद्ध अरण्य उपनिषद में अहम ब्रह्म अस्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क गर्गी संवाद का वर्णन है। अब देखो दोस्तों वेदांत।
वैदिक साहित्य के समझने हेतु जिसकी रचना की गई है इसकी संख्या 6 होती है। मतलब वेदांग की संख्या टोटल कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। जिसमें पहला है शिक्षा कल्प, पहला है शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। दोस्तों शिक्षा, वैदिक स्वर के उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। यह ऐसा कल्प सूत्र होते हैं जिनकी विधि या नियम का उल्लेख होता है कल्प में। व्याकरण में इनमें नमों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि का नियम बताते हैं। निरुक्तम, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, यह एक प्रकार की भाषा विज्ञान है। छंद, यह वैदिक मंत्र तंत्र या छंद है। दोस्तों छंद शास्त्र में पिंगला मुनि के ग्रंथ छंद शास्त्र उपलब्ध हैं। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र में विकास का दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। जिसमें प्राचीनतम आचार्य मगध मनु है। दोस्तों वैदिक साहित्य को अनुच्छन्न बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रमाण किया गया है। ऐसा सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र 3 भागों में है। श्वेत सूत्र, गृह सूत्र। श्वेत सूत्र यह यज्ञ संबंधित नियम है। गृह सूत्र लौकिक एवं प्रालौकिक कर्तव्य का विवेचन है। तीसरा है धर्म सूत्र। दोस्तों तीसरा क्या है? धर्म सूत्र, यह धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्य का विवेचन है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धयान, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय और गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, आख्यान होता है। पुराणों की संख्या टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 18 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं पुराण की संख्या। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रशर्व ने किया। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराणों ग्रंथ का अस्तित्व में आ चुका है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु और भागवत। और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य जो है सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण अंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्म पुराण में राजाओं के वंशावली पाए जाते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों को ऐतिहासिक महत्व को पढ़ाया है। पुराणों संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सतवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिकों को भजनों या मंत्रों का संग्रह को संहिता कहा जाता है। स्मृति साहित्य है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति। शुंग का सतवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं, जो बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति का अपना लो। नीत्शे कहा था कि बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। टीकाकार भरूची, मेघातिथि, गोविंद राज कुलुक भाट। याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकार विश्वरूप, विघ्नेश्वर, अप्रक। नारद स्मृति में इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन में इसका आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। देखिए बौद्ध साहित्य के बारे में बताया गया दोस्तों। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। यह पाली भाषा में रचित हुआ है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं दोस्तों।
विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें भागों में बांटा गया है। इन्हीं त्रिपिटक की रचना बुद्ध की निर्वाह प्राप्त करने के बाद हुई है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। मतलब गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के किसमें है? किसे कहा जाता है? जातक। निकायों में बुद्ध धर्म के सिद्धांत कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं का साथ उल्लेखनीय है। अब देखिए दोस्तों, जैन साहित्य है। जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगाम। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगम में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं दोस्तों। कितना अंग है? 12 अंग है, जिसमें 12 अंग में 12 उपंग हैं, 10 परिकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, अचाल मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र का गणना की गई जाती है। जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचार रंग सूत्र ने जैन भिक्षुओं को आचार नियमों का उल्लेख है। भागवत सूत्र में महावीर ने जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृति परिशिष्ट प्रबंध है, जिसकी रचना 12वीं सदी में की गई थी। लौकिक साहित्य या अन्य साहित्य है दोस्तों। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने। यह 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं, जिसे तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य एवं ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है दोस्तों। यह ज्योति ग्रंथ गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्ट अध्याय यह व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्याय व्याकरण का प्रथम पुस्तक है, जिसने लेखक पाणिनि है। इसका लेखक कौन? पाणिनि। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्यकालीन के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी में आरंभ में अरबी लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चंचनामा नामक पुस्तक में है। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाली विदेशी यात्रियों एवं लेखिका के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली है, जिनमें अनेक यूनान, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। आग का आविष्कार खोज पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। आविष्कार भले पुरापाषाण काल में, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्यपाषाण काल। विदेशी यात्री विवरण आगे हाँ इधर है। यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर का आक्रमण 325 ईसा पूर्व में जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए हमें यूनानी स्रोत से पर आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस के नाम
मिलता है जो यूनानी लेखक स्ट्रोबोस ऑफ जस्टिन ने किया। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे सेंट्रोकोटस के फिलकर्स ने सेंट्रोकोटस के नाम उल्लेख किया है। स्ट्रोबो एवं डियोडोरस प्लिनी एरियन नामक यूनानी विद्वान ने कल शकील लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेसियस हैं, यह ईरानी राजवैद्य था दोस्तों। हेरोडोटस यह इतिहास का पिता कहा जाता है। यह अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी में लिखा भारत और फ्रांसा संबंध वर्णन निकास के सभी सिकंदर के समकालीन इनका विवरण का प्रमाण विश्वसनीय है। टोलमी या दूसरी शताब्दी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी की ज्योग्राफी या पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी नामक पुस्तक लिखी। डायोनियसिस मिस्र नरेश टोलमी के फिलडेल्फिस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस सीरिया राजा एंटोक्स प्रथम का राजदूत के दरबार में बिंदुसार के दरबार में था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। इसका पुस्तक इंडिका जो मौर्यकालीन समाज के संस्कृति के बारे में बताया गया। प्लिनी यह नेचुरल हिस्ट्री का या लैटिन भाषा में भारत इटली मध्य होने वाला व्यापारिक वनस्पतियों की खनिजों का वर्णन किया। चीनी लेखक यात्रियों का विवरण। चीनी लेखक यात्रियों का विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मत अनुयायी के प्रमुख थे। फाहियान या गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य 375 से 415 के दरबार में भारत आया था। 399 से 414 तक उसने भारत तक विभिन्न स्थानों भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन को भारत सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। हेनसेंग यह 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। यह 16 वर्ष तक रहा। 16 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यह यात्रियों का विवरण दिया। इसियुकी नामक पुस्तक में प्रसिद्ध। यह 138 देशों का विवरण है जो हर्षकाल में भारतीयों स्थिति जानने की महत्वपूर्ण स्रोत हैं दोस्तों। हिरीली इसके द्वारा लिखित हेनसेंग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण मिलता है। माँ तुअन मिनलिन हर्ष की पूर्व अभियान की विवरण है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला चीनी यात्री नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय भारतीय स्थिति का वर्णन किया। सुंग युन 508 ईस्वी में भारत आया। 3 वर्ष की यात्रा बौद्ध धर्म की लिया। अरबी लेखक दोस्तों। अरबी लेखक है अल-बुरूनी। गया 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। अल-बुरूनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपुतीन कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज सुंदर प्रकाश डाला। अल-बुरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राजज्योतिष बना दिया गया। यह रवीना उज़्बेकिस्तान का था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों का विषय में लिखा। अलमसूद 10वीं सदी में बगदादी यात्रा अलमसूद भारत में आया। यह राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों की जानकारी देती है। इब्न तूता इसने अपने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा जिसे रहेल कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1313 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसने प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का गाजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ है। यह तिब्बती लेखक हैं। यह इंगर या तुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। यह भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी में पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसकी विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोग है दोस्तों। आज दोस्तों वीडियो यहीं तक रह देते हैं। मार्को पोलो तक अगला प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आज क्लास 2 था दोस्तों।
अगला क्लास 3 आएगा दोस्तों, क्लास 3 आएगा, क्लास 3 आएगा अगला नेक्स्ट वीडियो में। देखिए वीडियो शुरू लगा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, आपका दिन शुभ हो।